टोटल जो 220 स्कूलों की आप बात कर रहे हैं और लद्दाख की बहुत अच्छा है कि ऐसे पहाड़ी एरिया पर जहाँ पर तो टोटल ये भी बताएं कि कितने इसमें आप टारगेट लेके चल रहे हैं, कितने साल तक स्कूलों जो सरकारी स्कूल है उनको गोद लेंगे और कितने बच्चों का टारगेट आप लेकर के चल रहे हैं और किस तरह की उनको फैसिलिटी जो है आपकी संस्था जो है वो दे पाएगी। एक स्कूल की ट्रांसफॉर्मेशन में करीब 17.25 लाख रुपए का खर्चा है, जिसमें उस स्कूल की लोकेशन पे बिजली भी नहीं है तो सोलर पैनल्स के साथ उनकी बैटरी बैकअप के सिस्टम्स हैं, प्लस डिजिटल टैब्स हर बच्चे को मिलेंगे। जो डिजिटल टैब्स में इंफॉर्मेशन जो उन्होंने लिखा टेस्ट के लिए ताकि जो वो काम कर रहे हैं उसका अपडेशन 15 दिन में एक बारी उसका अपडेशन होता है, सेंट्रल सिस्टम में सर्वर पे जाती है चीज़ ताकि बच्चों के ट्रैकिंग हो सके कि उनकी लर्निंग कितनी है। दूसरी चीज़ जो हमें एक और इसमें समझनी पड़ेगी कि 17.25 लाख रुपए में वो सारा डिजिटल अपग्रेडेशन है स्कूल का, बैटरी बैकअप का सिस्टम है, सोलर पैनल्स का सिस्टम है जिससे कि बैटरी चार्ज हो जाए, प्लेग्राउंड के अंदर सारे झूले और जो भी बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ हैं उनका सारा सिस्टम लगेगा, और सारी जो स्कूल की बिल्डिंग की जो एक फिज़िकल कंडीशन होती है उसको अपग्रेड करना होगा। दूसरी चीज़ हमें एक और चीज़ जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट समझनी चाहिए कि ये जितने भी स्कूल हैं ये सारे बॉर्डर एरियाज़ पे हैं सारे, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वहाँ पे कि बॉर्डर एरिया पे अगर अच्छी एजुकेशन नहीं होगी तो वहाँ से बच्चे और उनके पेरेंट्स सारे के सारे ले पे आ जाते हैं, जिससे कि बॉर्डर एरियाज़ के जितने विलेजेस हैं वो खाली हो जाते हैं सारे। तो उसकी वजह से अगर हमारे बॉर्डरिंग कंट्रीज चाइनीज़ एग्रेशन या उससे उनका जो ज़मीन पे कब्जा करने का जो वो है, अगर वहाँ पे हमारे गाँव बसे रहेंगे तो हमारी सेफ्टी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। आई थिंक दैट वाज द रीज़न जिसकी वजह से हमने 17,000 फीट को 17,000 फीट को चूज़ किया फॉर द नेशनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, प्लस ऑफकोर्स जो बच्चे वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं उनको एक राइट एजुकेशन आज के डिजिटल एज में अगर हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो आई थिंक इससे बड़ा योगदान एज अ रियल्टर कम्युनिटी हम नहीं कर सकते। आज की डेट में रियल एस्टेट और बिल्डर्स की जो है छवि काफ़ी धूमिल हो गई है, लगातार ईओडब्ल्यू जो है वो अरेस्ट कर दी जा रही है, कई केस चल रहे थे। तो क्या ऐसे में लगता है कहीं ना कहीं उसकी जो छवि है उसको सुधारने में आप लोग कहीं ना कहीं कदम उठाएंगे? सर पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं, एक रियल्टर कम्युनिटी जो है वो एक ब्रोकर कम्युनिटी है जो योगदान देती है एक बिल्डर को जो बनाने वाला है और जो खरीदार है उसके बीच की कड़ी है वो। तो जो अरेस्ट की अगर आप कोई बात कर रहे हैं तो वो किसी भी इंडस्ट्री किसी भी जगह पे वो गलत आदमी हो सकते हैं। मोस्टली जितने भी डिफॉल्ट्स हैं फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं वो डेवलपर्स के लेवल पे है, ब्रोकर के लेवल पे नहीं है। तो जो रियल्टर कम्युनिटी जिसको एनएआर रिप्रेजेंट करती है वो कड़ी है बीच की जो एक कस्टमर को और बनाने वाले को मिलाती है। तो जो तरुण जी ने भी एक रिक्वेस्ट करी है कि रियल्टर को सिनोनिम ना माना जाए डेवलपर से और ब्रोकर से, तो वो एक प्रेस की तरफ से गुजारिश ही कर सकते हैं आप लोगों की तरफ कि उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जब रेरा एक्ट बन रही थी तब हमने जितने भी ये पीनल प्रोविजंस हैं उसमें दैट जब भी कोई कस्टमर को चीट किया जाए तो क्या उसका पेनल्टी होनी चाहिए। तो हमने दो चीज़ें की थी। एक तो हमने कहा था कि जो कस्टमर को चीट करे उस बिल्डर को इतनी तगड़ी पेनल्टी होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा कि इट शुड बी detrimental for another person to even try doing that. So you will realize that per flat, per day, 10,000 rupees is the penalty only for delay. तो अगर बड़ा प्रोजेक्ट है आप सोचो कि what is the penalty? One. और to make it fair कि सारे जो लोग बेचते हैं बिल्डर्स का ये फ्लैट्स और प्रोडक्ट उसके उनको भी पेनल्टी होनी चाहिए अगर वो लोग मिसरिप्रेजेंट करें। हमारी जो संस्था है एनएआर इंडिया, उनका एक एनुअल कन्वेंशन होता है 21 और 22 मार्च को। इस साल दिल्ली में है, अंदाज एरो सिटी में। यहाँ पे ये हाइब्रिड इवेंट है जहाँ पे करीबन 300-400 रियल्टर्स फ्रॉम द इंटायर कंट्री विल बी फिजिकली प्रेजेंट इन अ हॉल जो नॉर्मली 1000-1200 की कैपेसिटी होती है, और बाकी करीबन 4000 हमारे जो मेंबर्स हैं वो हाइब्रिड ज्वाइन करेंगे करीबन 45 सिटीज़ से और करीबन 10-12 कंट्रीज़ से।
तो हाइब्रिड इवेंट है जहाँ लोग फिजिकली भी आ सकते हैं और वर्चुअली भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस इवेंट में बहुत सारी ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, जितने भी आजकल नए मुद्दे चल रहे हैं उन पे सारी डिस्कशंस हैं। इंडस्ट्री के टॉप थॉट लीडर्स आर पार्ट ऑफ दैट पैनल डिस्कशंस फ्रॉम द डेवलपर कम्युनिटी, फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम ऑल दी स्टेक होल्डर्स, सब लोग वहाँ प्रेजेंट होंगे। और उसके अलावा टू ब्रेक द मोनोटनी वी आर ऑल्सो गेटिंग मोटिवेशन स्पीकर्स। इस बारी गीता फोगाट जी आके बताएंगी हमें कि कैसे मोटिवेट करें अपने आप को टू रीच हायर ग्रेटर हाइट्स। और खुराफाती नितिन जो आरजे हैं उनको भी बुलाया है हमने कि थोड़ा लाइटन अप करने के लिए, बिकॉज ये सीरियस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, तो टू ब्रेक द मोनोटनी वो भी आएंगे। आपने सुना कि हमने 17,000 फीट के साथ टाई अप किया है पैसे रेज करने के लिए। हम लोग मिलकर 17 लाख रुपए इकट्ठे कर रहे हैं कि वही स्कूल अच्छी तरह चल सके। उसके अलावा RICS जो पूरे वर्ल्ड की बेस्ट बॉडी है रियल एस्टेट एजुकेशन में, उनके साथ टाई अप हमने किया है कि हम लोग सारा कंटेंट उनके साथ, उनके प्रोफेसर के साथ बैठ के बना रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। एक वर्चुअल एग्जीबिशन भी है और एक वहाँ पे एग्जीबिशन फिजिकल वर्ल्ड में भी है। पहली चीज़ तो कोविड के बारे में जो प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए वो हम पूरी प्रिकॉशंस ले रहे हैं। हाइब्रिड इवेंट इसीलिए करा जा रहा है। नॉर्मली करीब 1500 की फिजिकल पार्टिसिपेशन इसमें रहती है, जो इस बारी हमने 300, 350, 400 के ऊपर कोविड की वजह से आपने इसको कोविड की कम वजह से किया। 1200 लोगों की कैपेसिटी है हॉल की, ताकि एक प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो हो पाए। मास्क को मैंडेटरी किया हुआ है हमने, उसके अंदर हैंड सैनिटाइजर्स की बॉटल की रेगुलर सप्लाई दे रहे हैं। जितना भी प्रोटोकॉल अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि बना पाए। दूसरी चीज़ जो आपका सवाल था कि कोविड की वजह से इंडस्ट्री को आप कहाँ देख रहे हैं, रेजिडेंशियल में एक बहुत मेजर चेंज आया है। सडनली क्या हुआ है कि जितने भी कॉरपोरेट लोग हैं उनके घर की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, घर के अंदर की। अब हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, बच्चों को घर से काम करना है, तो हर एक को एक इंडिपेंडेंट कमरा चाहिए। तो पहले मान लीजिए कि एक दो बच्चों के साथ एक हस्बैंड वाइफ एक 4 जनों की एक बेसिक फैमिली अगर घर में रह रही है तो 2 बेडरूम के घर में या 2 कमरों के घर में नॉर्मल मिडिल क्लास का काम चल जाता था। अब उनको मिनिमम 3 से 4 कमरे का घर चाहिए। तो वो कहते हैं थोड़ा दूर चलेगा, लेकिन हमारे को नंबर ऑफ रूम्स चाहिए, बिकॉज हर एक को इंडिपेंडेंस चाहिए। दूसरी चीज़, कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर भी जो एक वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर था, एक मेजर जो चेंज आया पिछले 1 साल में। अभी वर्क फ्रॉम होम से भी लोग अनकंफर्टेबल होने लग गए हैं, बिकॉज घर से निकलना भी ज़रूरी नज़र आ रहा है लोगों को। तो जो रवि जी ने भी जैसे बताया था अभी ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस कि ऑफिस की जो रिक्वायरमेंट कम हुई है वो अगले साल वापस बढ़ती नज़र आ रही है। जो बुरा समय था रियल एस्टेट का वो निकल गया है। रेरा आ गया है, आपका NCLT जो लॉज हैं, आपके बैंक्रप्सी लॉज हैं वो आ गए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलपर्स को भी समझ में आ गया, जितने भी बनाने वाले हैं उन लोगों को भी एक चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे या तो अरेस्ट है या आपको बना के देना है। वो जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर होता है कि जी अभी पैसे इकट्ठे करके भाग जाओ, वो देश नहीं है। ये जो इंडस्ट्री है ये ग्रो ही करेगी। घर जो है वो हर आदमी को चाहिए, और एक्सपेंशन फैमिली की बड़ी नेचुरल है। आज अगर किसी का एक बच्चा है, उसके आगे 2 बच्चे चाहिए, और उनको घर चाहिए या फ्लोर चाहिए या दुकान चाहिए या बिजनेस चाहिए। तो ये एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री रुकने वालों में से नहीं है। देयर आर टाइम्स कि आपको बैड प्रैक्टिसेस की वजह से थोड़ा स्टेगनेशन हो जाता है, थोड़ा मैं कहूँगा बुरा नाम मिलता है, कई बार उस वजह से नेगेटिविटी आ जाती है। बट देयर इज़ करेक्शन हैपनिंग। आई थिंक देयर इज़ इनफ करेक्शन विच हैज़ हैपेंड। अभी और इम्प्रूवमेंट हो रही है, लॉ अवेयर हो गया है थोड़ा बहुत। मेरे ख्याल गवर्नमेंट को और हमारी तरफ तवज्जो देना चाहिए। ये GST का जो इर्रेशनल फिगर है, इसको अगर थोड़ा कम किया जाए तो मुझे लगता है इससे मुझे कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। पहले ही जो कॉस्टिंग ऑफ मनी है, विच इज़ इंटरेस्ट रेट, इज़ नॉट टू लो इन दिस कंट्री। ऊपर से GST लगता है, रजिस्ट्रेशन अलग लगती है, कस्टमर के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है। एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स पैन इंडिया संस्था है जो 45 सिटीज़ के एसोसिएशंस का संगठन है। ये सारे हिंदुस्तान के प्रॉपर्टी ब्रोकर्स को, एजेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए क्रिएट किया था।
और सारे कस्टमर्स को मल्टी सिटी सॉल्यूशंस देने के लिए किया था। और ये सब करने के लिए हमें उन्हें कोड ऑफ एथिक्स कि किस तरह से अपना बिजनेस चलाना है वो देना पड़ा। प्रोटोकॉल्स किस ढंग से अपन एक दूसरे के साथ बड़ी सरलता और एथिक्स के साथ बिजनेस कर सकते हैं, ये करना पड़ा। कंटिन्यूसली मतलब लगातार एजुकेशन, ट्रेनिंग और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने का प्लेटफॉर्म हमने ये देश में क्रिएट किया है। और हर साल हमारा कन्वेंशन होता है। हमारे जो प्रिंसिपल पार्टनर्स हैं वो NAR नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स USA हैं, और वहीं से हमें पहले 7-8 साल बेस्ट प्रकार की ट्रेनिंग जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ एजुकेशन और ट्रेनिंग हमारे बिजनेस में